हेलो सर, बस स्पीच थेरेपी करा दो, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। इस समय ऐसे पेरेंट्स हमारे सेंटर पर बहुत आ रहे हैं, ऐसे में वो असेसमेंट भी नहीं कराना चाहते, उनको डायरेक्ट स्पीच थेरेपी करानी है। तो हम इन पेरेंट्स को कैसे गाइड करें? थोड़ा में स्पीच डिले के अलग अलग कारण होते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट वाला एरिया सब बच्चों में अलग अलग होता है। तो हम कुछ ऐसी कंडीशंस को पहले समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम पेरेंट्स को सही से गाइड कर पाएंगे कि उनको असेसमेंट की आवश्यकता क्यों है और क्यों उनको ये जानने की ज़रूरत है कि उनके बच्चे में स्पीच की प्रॉब्लम क्यों आई है। अगर हम ये नहीं जानेंगे, ये पेरेंट्स को हम नहीं कन्वे कर पाएंगे कि उनके बच्चे में स्पीच किस प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत कर रही है, तो हम सही जस्टिस और सही थेरेपी नहीं कर पाएंगे। स्पीच थेरेपी पैरासीटामोल की गोली नहीं है कि बुखार उतार दे, कि बुखार किसी का भी हो, चाहे कैंसर का हो, टाइफाइड का हो, मलेरिया का हो, तो हमने पैरासीटामोल दे दिया और बुखार उतर गया। एक्चुअल में स्पीच थेरेपी हमें ये जान कर ही करानी होती है कि आखिर किस दिक्कत के साथ वो एसोसिएटेड है, किस प्रॉब्लम की वजह से वो स्पीच की या लैंग्वेज की दिक्कत बच्चे में डेवलप हुई है। तो ये पेरेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है, और आप पेरेंट्स को तभी ये चीज़ कन्वे कर पाएंगे जब हम लोग बच्चे का असेसमेंट करेंगे, एक बार बच्चे से बात करेंगे, डिटेल में उसकी स्पीच और लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करेंगे। तभी हम पेरेंट्स के अदर जो क्वेश्चंस आएंगे कि ठीक हो पाएंगे कि नहीं, कब तक ठीक हो पाएंगे, क्या करना होगा, इनके जवाब भी हम तभी दे सकते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच थेरेपी शुरू करने से पहले एक बार प्रॉपर असेसमेंट करना ज़रूरी है, ताकि हम पेरेंट्स को सही से बता सकें। और पेरेंट्स के लिए भी मैं ये कह रहा हूँ कि वो पहले जानने की कोशिश ज़रूर करें, थेरेपिस्ट के द्वारा, कंसल्टेंट के द्वारा, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके, कि उनके बच्चे में आखिर ये दिक्कत क्यों आई, सब बच्चों में ये दिक्कत क्यों नहीं आती। अगर वो नहीं जानना चाहते तो उन्हें ये भी तो सोचना चाहिए कि सारे बच्चों में ये दिक्कत क्यों नहीं आ रही है, सब में आनी चाहिए। अगर ये कॉमन प्रॉब्लम है तो सब में तो नहीं आती, तो हमें जानना ज़रूरी है। तो मैं कुछ पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपको, पेरेंट्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। इसको आप अदरवाइज ना लें, इसको समझने की कोशिश करें कि स्पीच की प्रॉब्लम क्यों आई है, और थेरेपिस्ट को या जो भी आपका थेरेपी या ट्रीटमेंट कर रहा है उसको जानने देने के लिए अलाउ करें। नंबर 1 चीज़ है, जैसे कि हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों में देखते हैं, तो उसमें स्पीच प्रॉब्लम क्या आती है, पहले ये देखना ज़रूरी है। एक तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट, पहली बात, उन बच्चों में डिले रहता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है इन बच्चों में कि सोशल यूज ऑफ लैंग्वेज, प्रैग्मेटिक्स का जिसको हम यूज़ करना बोलते हैं, वो बहुत पुअर होता है। बच्चा लैंग्वेज को सीख भी जाता है, लेकिन सोशली उसको कैसे यूज़ करना ये नहीं सीख पाता है। मतलब बच्चा बोल तो सकता है, पर उसका किस कंडीशन में कैसे यूज़ किया जाना है वो बच्चा नहीं समझ पाता, ठीक है। तीसरी चीज़ है वो हम ऑटिज्म के बच्चों में देखते हैं, वो होती है स्पीच से जुड़ी हुई इकोलेलिया करना, बच्चे का बात को बार बार रिपीट करना। अब ये अर्ली इकोलेलिया भी हो सकता है, डिलेड इकोलेलिया भी हो सकता है, फंक्शनल इकोलेलिया भी हो सकता है, नॉन फंक्शनल इकोलेलिया भी होता है। बहुत सारे तरीके इकोलेलिया के होते हैं। इकोलेलिया की मैंने कंप्लीट सीरीज़ बनाई है, आप इकोलेलिया के उन सारे लेक्चर्स को जाकर, वो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप उनको समझ सकते हैं, देख सकते हैं इकोलेलिया के बारे में, जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। चौथी जो प्रॉब्लम एएसडी के बच्चों में होती है कि उनकी टोन या वॉइस फ्लैट होती है। वो जब आपसे बात करेंगे तो भावनात्मक रूप से लगेगा कि वो जुड़ ही नहीं पा रहे हैं बच्चे, फ्लैट टोन है। बच्चे की बोलने का जो टोन है वो बिल्कुल फ्लैट है, रोबोट जैसे रोबोट बात करता है उस टाइप की टोन है। तो अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों में ऐसा हुआ क्यों। तो जब फंक्शनल एमआरआई, पैट स्कैनिंग इन बच्चों की कराई गई, तो देखा गया इन दोनों जांचों के थ्रू कि इनमें टेम्पोरल लोब का इन्वॉल्वमेंट बच्चे, ये हमारी टेम्पोरल लोब है जहां हमारा ईयर स्थित है, जहां हमारा कान स्थित है, ये टेम्पोरल लोब है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज का कंप्रीहेंशन टेम्पोरल लोब के थ्रू होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा वर्निकेज एरिया स्थित होता है टेम्पोरल लोब में। वर्निकेज एरिया सेंसरी एरिया है, स्पीच से जुड़ा हुआ है, ठीक है।
दूसरा फ्रंटल लोब, तो फ्रंटल लोब में हमारा ब्रोकाज एरिया होता है जो कि लैंग्वेज प्रोडक्शन का मोटर एरिया है। लैंग्वेज को जो प्रोड्यूस करता है वो ब्रोकाज एरिया हमारा होता है, ठीक है, ब्रेन के। तो लैंग्वेज प्रोडक्ट, तो इन दो लोबों में बच्चे में कमियां पाई गई। तीसरा, वर्निकेज एरिया से ब्रोकाज एरिया को कनेक्ट करने वाले जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, कनेक्टिव न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें कमी पाई गई बच्चे के अंदर, ठीक है ना। तो सोशल और कम्युनिकेशन वाली दिक्कत वहाँ से एराइज हुई। तो ये हमने पैट स्कैनिंग और फंक्शनल एमआरआई के अंदर बच्चे के देखी इन चीज़ों को। तब होता क्या है, मैं आपको इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने बच्चे को बोला, बच्चे उठ जाओ। अब क्या क्या घटनाएं घटेंगी, मैंने बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिया उठ जाओ, बच्चे ने कान से सुना उठ जाओ, तो बच्चे का जो वर्निकेज एरिया है, ये जो यहाँ पर स्थित है, कान के पीछे जो हमने बोला टेम्पोरल लोब में स्थित है, वहाँ पर वो जो स्पीच गई है मेरी उठ जाओ, उसका प्रोसेसिंग होता है। वो सेंसरी उसने लिया, मेरी आवाज़ को बच्चे ने ग्रास्प किया, वर्निकेज एरिया ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद फ्रंटल एरिया में उस मैसेज को भेज दिया, और मैंने फ्रंटल एरिया में ब्रोकाज एरिया है जो कि मोटर एरिया है, जो कि साउंड के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। बच्चे ने साउंड प्रोड्यूस की, नहीं उठूंगा, बच्चा नहीं उठा। अब मैंने दूसरी चीज़ की, मैंने लिख करके बच्चे को दिया उठ जाओ। मैंने बोला नहीं है अपने मुंह से, मैंने बच्चे को लिख करके एक पट्टी पे कागज़ पे दिया उठ जाओ, बच्चा पढ़ पा रहा है। तो जब मैंने लिख कर दिया तब भी उसका वर्निकेज एरिया स्टिमुलेट हुआ, ठीक है, क्योंकि उसने विजुअल सेंसेशन ली, वर्निकेज एरिया ने, वहाँ से विजुअल सेंसेशन को उसने प्रोसेस किया कि मुझे नहीं उठना। उसने मैसेज भेज दिया हमारे ब्रोकाज एरिया को। ब्रोकाज एरिया हमारे फ्रंटल लोब में है। फ्रंटल लोब में जो मोटर एरिया है ये प्रोड्यूस करता है एरिया साउंड को, तो इस एरिया ने क्या बोला, नहीं उठूंगा। तो हमारी जो मांसपेशियां हैं कोऑर्डिनेट होकर बोल देती हैं नहीं उठूंगा। यानी चाहे हम अपनी स्पीच से बच्चे को वॉइस से स्टिमुलेट करें, चाहे कागज़ दिखा करके विजुअल स्टिमुलेशन दें, सेंसरी प्रोसेसिंग हमारे वर्निकेज एरिया में टेम्पोरल लोब में होती है। वहाँ से मैसेज ब्रोकाज फ्रंटल लोब में जाता है, वहाँ से फिर मैसेज आ जाता है हमारी ओरल मसल्स के पास, जो हमारी लिप्स हैं, टंग हैं, ठीक है ना, और इन मसल्स के जॉ की मसल्स हैं, इनमें मैसेज आता है और एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, तब हम जवाब देते हैं। बच्चा हमारा तब बोलता है नहीं उठूंगा, ठीक। तो ये पूरी प्रोसेस इस चीज़ में होती है। यानी चाहे लैंग्वेज रिटन हो चाहे स्पोकन हो, हमारे दो एरिया बहुत ही सही होने ज़रूरी हैं, जो कि हम देखते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों में प्रभावित पाए गए हैं। दूसरी चीज़ पर हम आते हैं सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों में। सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों में स्पीच प्रॉब्लम क्या होती है, डिसार्थरिया होता है। डिसार्थरिया क्या है, मसल वीकनेस है। साउंड प्रोडक्शन एरिया हमारा क्या है, जहाँ से आवाज़ निकल रही है, ये हमारे लिप्स हैं, ये हमारी टंग की मसल्स हैं, हमारी ओरल म्यूकोसा की मसल्स हैं, हमारी जॉ की मसल्स हैं। तो इन चार मसल्स के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से साउंड बच्चा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर इन मसल्स में स्पास्टिसिटी होगी, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइट होंगी, तब भी सही साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। और अगर ये मसल्स बहुत लुंज होंगी, वीक होंगी, तब भी साउंड सही से प्रोड्यूस नहीं होगी। तो आप समझ गए, सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों में डिसार्थरिया इसी को बोलते हैं। दूसरा इन बच्चों में पाया जाता है एप्रेक्सिया की दिक्कत। अगर मेरी इन मांसपेशियों में कोई मांसपेशी सही समय पे सही एक्शन ना करे, तब भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। जैसे पापा बोलना है, आप खुद बोलिए मेरे साथ, पापा। तो इसमें हमारे अपर और लोअर लिप्स का क्या हुआ, अप्रोक्सीमेशन, पापा। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप पापा बिना लिप्स को अप्रोक्सीमेट किए जरा बोल के दिखाइए, बोलिए पापा। आप नहीं बोल पाएंगे पापा, क्योंकि लिप्स जब तक चिपकेंगे नहीं तब तक पा वर्ड नहीं आएगा। आप खुद प्रयास करिए कि अगर आपके दोनों लिप्स अप्रोक्सीमेट नहीं होते हैं तो आप पापा नहीं बोल पाएंगे। तो जब ये दोनों लिप्स या मसल्स अप्रोक्सीमेट नहीं होती हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं करती हैं, तब बच्चा जिस तरीके की साउंड को प्रोड्यूस करता है उसको हम एप्रेक्सिया कहते हैं। यानी पहली चीज हमने देखी डिसार्थरिया में कि मस्कुलर वीकनेस थी या स्पास्टिसिटी थी। दूसरी चीज हमने देखी कि बच्चे में एप्रेक्सिया में कोऑर्डिनेशन का फॉल्ट है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है बच्चे की मांसपेशियां। बच्चा समझ भी रहा है बात को, बोलने की भी कोशिश कर रहा है बात को, लेकिन मसल्स सही से काम नहीं कर रही, तो एप्रेक्सिया हो जा रहा है। अब इस कंडीशन में क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों में आप जानते हैं कि जनरली बर्थ हाइपोक्सिया की काफ़ी सारे बच्चों में हिस्ट्री मिलती है।
कई बार बर्थ हाइपोक्सिया यानी डिलेड क्राई की हिस्ट्री भी मिलती है, बच्चा देर से रोया, ठीक है ना। कई बार ये हिस्ट्री नहीं भी मिलती है, तब भी बर्थ हाइपोक्सिया हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो मोटर कॉर्टेक्स है, फ्रंटल लोब का मोटर कॉर्टेक्स एरिया जो हमारा है वो मांसपेशियों को कंट्रोल करता है, ठीक है। और दूसरा तो उससे हमें डिसार्थरिया हो जाएगा। और फिर अगर बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम, ये ब्रेन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो समझ गए होंगे, ये हमारे मोटर कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करता है। तो इसीलिए इससे एप्रेक्सिया डेवलप हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं हो पाएंगी बेसल गैंग्लिया में और सेरिबेलम में अगर दिक्कत है तो, ठीक है। तीसरा, जो हमारे कमजोर बच्चे जो समय से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं, जो प्री टर्म बच्चे जिनको हम कहते हैं, जो 37 वीक से पहले पैदा हो जाते हैं, उन बच्चों में पेरी वेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया हो जाता है। तो पेरी वेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया पीवीएल एक फाइंडिंग है जो जनरली हम एमआरआई में देखते हैं बच्चों के। तो उस कंडीशन में बच्चे में लैंग्वेज भी डिले होती है और मोटर डिले भी इन बच्चों में पाई जाती है। तो ये भी सेरेब्रल पैल्सी के अंदर एमआरआई की फाइंडिंग है उन बच्चों में जो कि समय से पहले पैदा हुए हैं, जिनको झटके आए हैं, जो देर से रोए हैं। तो यहाँ हमने देखा कि सेरेब्रल पैल्सी में कारण एकदम अलग हैं, जो कि ऑटिज्म रीजन थे उससे अलग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास स्पीच प्रॉब्लम लेकर कौन सा बच्चा आ रहा है, ये जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा हम देखते हैं एडीएचडी के बच्चे, जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर के बच्चे। तो इन बच्चों में पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दिक्कत आती है? पुअर सेल्फ रेगुलेशन ऑफ स्पीच। इम्पल्सिव होकर के बोलेंगे, ठीक है ना, बात को बीच में छोड़ भी देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जब मम्मी और पापा बात कर रहे होते हैं तो एडीएचडी के बच्चे एकदम से आएंगे, उनकी बात को पूरा ध्वस्त कर देंगे, बोलने नहीं देंगे, खुद बड़बड़ बड़बड़ बोलना शुरू हो जाएंगे, अपनी स्टोरी को बीच में डाल देंगे। पेरेंट्स चैन से बात भी नहीं कर पाते, वो लगातार बोलते रहेंगे, बेवजह की इधर उधर की बातों को बोलते रहेंगे, अपनी स्टोरी क्रिएट करते रहेंगे। दूसरी चीज ठीक इसके अपोजिट करेंगे, जब आप कुछ पूछना चाहेंगे स्कूल में मैडम ने आज क्या क्या होमवर्क दिया, तो वो गायब हो जाएंगे, खेल के बारे में बताने लगेंगे, या कुछ फिर आप पूछेंगे स्कूल में मैडम ने क्या, तो भाग जाएंगे, यानी बात को बीच में छोड़ देंगे। तो जहां उनको जो चीज बोलनी चाहिए वो नहीं करेंगे, ये पुअर सेल्फ रेगुलेशन है। और ये साथ में नैरेटिव स्किल्स की भी पुअर होने का द्योतक है। हमने स्टोरी पूछी कि लॉयन और माउस की स्टोरी पूरी सुनाओ, तो वो आधे रास्ते से स्टोरी को सुनाना शुरू करेंगे कि लॉयन ने माउस को पकड़ लिया और उसके बाद खाने लगा। लास्ट स्टेप को पहले बोल देंगे, पहले स्टेप को पीछे लेकर के चले जाएंगे। नैरेटिव स्किल्स इन बच्चों में पुअर होती है, तो एक क्रम से आपको स्टोरी को नहीं सुनाएंगे, ठीक है ना, और फिर हिचक हिचक करके सुनाएंगे, रुकेंगे, ठीक है ना। डिलेड प्रोसेसिंग होती है इनमें, लैंग्वेज की प्रोसेसिंग में डिले होता है एडीएचडी के बच्चों में। तो इनमें दिक्कत किस जगह होती है? ब्रेन के एरिया में। इनमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नाम का जो हमारा ब्रेन का एरिया होता है वो अटेंशन के लिए, इम्पल्स कंट्रोल के लिए और बोलने की प्लानिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, पीएफसी हम लोग बोलते हैं इस एरिया को। तो इससे हम अटेंशन देते हैं, बच्चा ध्यान देता है। मैंने बच्चे से पूछा आज होमवर्क क्या मिला था बताओ, बच्चा मेरी बात पे अटेंशन ही नहीं दे रहा है, तो वो कुछ भी जवाब दे रहा है, वो खेल के बारे में बताना शुरू कर दे रहा है, वो अपने दोस्तों के बारे में बताना, क्योंकि उसने मेरी बात पे अटेंशन ही नहीं दिया। तो यहाँ जो स्पीच की प्रॉब्लम है वो अटेंशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। पति पत्नी बात कर रहे हैं, मम्मी पापा बात कर रहे हैं, बच्चा आया बीच में अपनी अपनी बड़बड़ बड़बड़ बातें करना शुरू कर दिया और उनकी बात को पूरी तरह से, जरूरी बात को भी डिस्टर्ब कर दिया। इम्पल्सिविटी का कंट्रोल नहीं है, एडीएचडी के बच्चों में ये फीचर होता है, इम्पल्स कंट्रोल नहीं है बच्चे का। अपनी जैसे मोटर इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं है, वैसे ही वोकल इम्पल्स पर उनका कंट्रोल नहीं है, वो कुछ भी बोलना शुरू हो जाएंगे। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया में प्रॉब्लम होने की वजह से होती है आइसोलेटेड स्पीच डिले, कि केवल स्पीच डिले है। इस कंडीशन में ना तो कॉग्निटिव फॉल्ट है, ना तो कोई सोशल इश्यूज हैं स्पीच से जुड़े हुए, ठीक है। इसमें होता क्या है, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होते हैं। साउंड को बच्चा गलत बोलता है, जैसे रैट को कैट बोल देगा या कैट को टैट बोल देगा, कैट बोल रहा है सुनाई टैट देगा आपको, ठीक है ना। आर्टिकुलेशन में फॉल्ट होना। दूसरा,
जनरली आप इन बच्चों में क्या देखोगे कि इनमें एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले होती है, बोलने में तो देरी होती है लेकिन इनकी रिसेप्टिव लैंग्वेज ओके होती है। रिसेप्टिव लैंग्वेज नॉर्मल होगी, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इनकी देरी से होगी। अब इनमें आती है बात कि इनमें ब्रेन का कौन सा एरिया इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो फंक्शनल एमआरआई और पैट स्कैन में देखा गया कि इनमें स्ट्रक्चरल डैमेज तो कहीं पर नहीं मिलता है, बस ये देखा जाता है कि इनके अंदर जो ये सारे एरियाज अभी हमने डिस्कस किए थे, वर्निकेज, ब्रोकाज, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स, इन एरियाज के मैचुरेशन ऐसे समझिए इन बच्चों में, और वो काफ़ी सालों बाद मैचुरेशन प्रोसेस पूरा हो पाती है। तो न्यूरॉन्स का धीरे धीरे मैच्योर होना भी इस चीज़ के लिए जिम्मेवार होता है। उसी को हम बोलते हैं आइसोलेटेड स्पीच डिसऑर्डर। जिस चीज़ के लिए पेरेंट्स जनरली आते हैं वो यही बोल करके आएंगे आपके पास हमेशा थेरेपिस्ट कि हमारे बच्चे में बस स्पीच प्रॉब्लम है और कोई थेरेपी हमें नहीं करानी, हमको सिर्फ स्पीच थेरेपी करा दीजिए। तो उन पेरेंट्स में ये कहना चाहता हूँ, क्या वो जो पिछले 3 चीज़ें हमने डिस्कस की उनको रूल आउट कर चुके हैं? वो खुद से उन सारी कंडीशंस को रूल आउट कर ही नहीं सकते। इन सारी कंडीशंस को रूल आउट करने के लिए आपको एक प्रॉपर सुपरवाइज करने वाला थेरेपिस्ट या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इन जनरल आप पेरेंट्स ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे में बैकग्राउंड में किस प्रॉब्लम से ये चीज़ आई है। तो क्या आपने एमआरआई कराई है, फंक्शनल एमआरआई, क्या आपने पैट स्कैनिंग कराई है बच्चे की, क्या आप सारी चीज़ों के थ्रू ये देख चुके हैं कि बच्चे के ब्रेन में कहाँ फॉल्ट है? कई बार इन सारी कंडीशन में भी एमआरआई नॉर्मल हो जाती है, कोई भी एमआरआई में फॉल्ट नहीं होता, तब भी बच्चे में ऑटिज्म, एडीएचडी या ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे केसेस होते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ का प्रॉपर इवैल्यूएशन यानी असेसमेंट करना मैंडेटरी है, मस्ट है स्पीच थेरेपी को शुरू करने से पहले। होता क्या है, हम ऐसा क्यों पेरेंट्स जनरली आके कहते हैं, पेरेंट्स देखते हैं ये 5 एक्सरसाइज और देखिए आपके बच्चे की स्पीच 5 दिन में नॉर्मल हो जाएगी, ये 5 एक्सरसाइज और देखिए 7वें दिन से आपका बच्चा एकदम तोते की तरह बोलना शुरू हो जाएगा, हर चीज़ बोलने लगेगा। पेरेंट्स देख रहे हैं दिन रात उन वीडियोस को, कर रहे हैं उन 5 एक्सरसाइज को। सही मैं बता रहा हूँ 95% पेरेंट्स सिर्फ फेल हो रहे हैं, कुछ नहीं सीख पा रहे हैं उन एक्सरसाइज से। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड थेरेपी है। इसमें स्पीच थेरेपी में आपको उन एरियाज पर फोकस करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये दिक्कत आई है, और इन सारी कंडीशंस में वो एरियाज एकदम डिफरेंट हैं। अलग अलग मोड पे स्पीच थेरेपी को यूज करना होता है। एक जनरल 5 एक्सरसाइज इन 5 बच्चों पर नहीं लगाई जा सकती, कोई बेनिफिट नहीं होगा। ऑटिज्म के बच्चे के लिए जो एक्सरसाइज होनी है स्पीच थेरेपी के थ्रू वो एकदम अलग हैं। एडीएचडी के लिए बच्चे के लिए जो होनी है वो डिफरेंट है, उनका एम्फेसिस डिफरेंट है। और सीपी के लिए जो बच्चों पर हम एक्सरसाइज कराएंगे उनका एम्फेसिस, वेटेज वो डिफरेंट है। आइसोलेटेड स्पीच डिसऑर्डर में जो एक्सरसाइज होंगी उन पर वेटेज डिफरेंट है। मान लीजिए 20 एक्सरसाइज है या 30 तरह की एक्सरसाइज है तो वेटेज है हर एक्सरसाइज, ये इसमें ज़्यादा करानी है, ये इसमें कम करानी है। तो होप आप इस बात को समझ रहे होंगे पेरेंट्स। और अगले वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि इस प्रॉब्लम के साथ में करानी है, कौन कौन सी टेक्निक्स का स्पीच थेरेपी में यूज़ करना है, स्पीच थेरेपी के बेसिक्स और कुछ ज़रूरी एक्सरसाइज के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। किस प्रॉब्लम में कौन सी स्पीच थेरेपी करानी है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा समझाया। आई होप पेरेंट्स आपको समझ में आया हो कि किन प्रॉब्लम में हमें क्या करना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में सर से हम और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी टेक्निक हमें कब यूज़ करनी चाहिए स्पीच थेरेपी में। तो आगे वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच सर।